हेलो दोस्तों, भूत जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है और ऐसे ही भूतिया कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अरुण है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है, पर कुछ महीनों से मेरा धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। रिश्तेदारों से और जानने वालों से इतना उधार हो गया है कि अब कोई पैसे उधार देता नहीं, उल्टा फ़ोन करके पैसे मांगता और उनसे मोहल्लत मांगने पे 4 बातें और सुना जाता। मेरी बीवी सुनीता भी परेशान रहने लगी थी। हमने 3 महीने से घर का रेंट भी नहीं दिया था और मकान मालिक अलग से हमें परेशान करता। अब मकान मालिक ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी है और अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। मेरी बीवी सुनीता इन सब से बहुत परेशान रहने लगी और वो रोज़ मुझसे कहती कि छोटी मोटी नौकरी देख लो जिससे हमारी दिक्कतें दूर हो जाएं। पर मैं उसे समझा समझा के थक गया कि मुझे कौन काम पे रखेगा। ना तो मेरे पास डिग्री है, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस और ना ही मेरे पास कोई सिफारिश, पर पैसे तो चाहिए थे हमें। एक दिन रोज़ की तरह हम सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर इन सवालों पर विचार कर रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाके दरवाज़ा खोला पर बाहर कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा और फिर सोचा कि शायद किसी बच्चे ने शैतानी की है, पर दरवाज़ा बंद करते करते मैंने देखा कि दरवाजे के ठीक नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। मैंने सोचा कि कोई बंदा तो दिख नहीं रहा, फिर ये चिट्ठी किसने रख दी दरवाजे के बाहर। मैं वो चिट्ठी उठा के अंदर ले आया। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कौन था दरवाजे पे। मैंने बोला पता नहीं यार, ये चिट्ठी बाहर रखी हुई मिली। मैंने उस चिट्ठी को खोला, वो एक एनवलप में था। मैंने वो एनवलप फाड़ा और उसके अंदर से वो चिट्ठी निकाली और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हेलो अरुण और सुनीता, तुम लोग मुझे जानते नहीं पर मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। मेरा नाम रोमा डिकोस्टा है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों नीचे लिखे हुए पते पर पहुँच जाओ, क्योंकि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और मैं तुम दोनों को उसमें हिस्सेदार बनाना चाहती हूँ। और नीचे उसका पता लिखा था। मेरी बीवी ये सुनकर खुशी से झूम उठी और कहने लगी, अरुण, क्या हम बैठे बिठाए करोड़पति होने वाले हैं? लगता है हमारी किस्मत खुलने वाली है। मैंने उसे समझाते हुए बोला कि अरे किसी ने मजाक किया है हमारे साथ। बैठे बिठाए कौन करोड़ों का मालिक बनता है? ऊपर से न जान न पहचान। ये ज़रूर किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। पर सुनीता ने बोला कि अरे चलने में हर्ज ही क्या है, एक बार देख लेते हैं, शायद सच हो। सच पूछिए तो मेरा जाने का मन एकदम नहीं था, पर सुनीता के जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। वो पता शहर के बाहर का था, तो हमने डिसाइड किया कि कल सारा काम निपटा के हम उस पते को निकल जाएंगे। दूसरे दिन सारा काम निपटा के हमें निकलते निकलते शाम हो गई। मैं गाड़ी चला रहा था और 2 घंटे ड्राइव करने के बाद पता चला कि हम शहर से बहुत दूर आ गए हैं और वो पता गूगल मैप पे भी शो नहीं हो रहा था। रात के करीब 9:30 बज गए थे। उस वीरान सुनसान सड़क पे गाड़ी चली जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक चाय वाला हमें रोड साइड पे दिखा और मैंने गाड़ी रोक के उससे पूछा कि अरे भाई, ये रोमा डिकोस्टा का बंगला कहाँ पे है? ये सुनकर जैसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और 15 सेकंड सोचने के बाद उसने बताया कि बाबूजी, सीधे जाके दाएं घूम जाना, कुछ दूर जाके बाएं हाथ पे डिकोस्टा विला है। मैंने बोला शुक्रिया भाई, और मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि उस चाय वाले ने फिर से बोला, साहब थोड़ा संभल के जाइएगा, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। मैंने बोला क्या क्या मतलब? तो उसने बोला, अरे कुछ नहीं साहब, रात का समय हो गया है ना, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बोला कि संभल कर जाइएगा। मैंने शीशे ऊपर किए और गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए
डिकोस्टा विला। हमने गाड़ी बाहर लगाई और लोहे वाली गेट से अंदर घुसे। बंगला बाहर से बहुत बड़ा और शानदार था। हमने अंदर जाके मेन डोर की घंटी बजाई। 2-3 बार घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा एक लंबे चौड़े आदमी ने खोला। उसे देख के तो एक बार हम दोनों डर ही गए। वो आदमी करीब करीब 7 फुट लंबा और तगड़ा इंसान था और उसने अपनी भारी आवाज़ में हमसे पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? मेरी बीवी ने कहा कि मेरा नाम सुनीता है और ये मेरे पति अरुण। हमें रोमा डिकोस्टा से मिलना है, हमारे पास उनकी चिट्ठी है। ये सुनकर उस आदमी ने हमसे बोला कि अच्छा आइए अंदर। मेरा नाम एलेक्स है और मैं यहाँ का ओवरऑल सर्वेंट हूँ। हमने पूछा ओवरऑल सर्वेंट मतलब? उसने बोला कि ओवरऑल सर्वेंट का मतलब मैं यहाँ पे खाना पकाता हूँ, इस बंगले की देखभाल करता हूँ, गार्डनर भी हूँ और चौकीदार भी हूँ। उससे बातें करते करते एक गाड़ी के हॉर्न ने हमारा ध्यान उसकी ओर खींच लिया। एक गाड़ी आके बंगले के पास रुकी और उसमें से एक आदमी और एक औरत उतरे। वो हमारे पास आए और मुस्कुराते हुए बोला कि हेलो, मेरा नाम जतिन और ये मेरी बीवी शालू है और हमें रोमा डिकोस्टा जी ने बुलाया है। उनकी चिट्ठी आई थी हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये सुनकर तो जैसे हमारे होश ही उड़ गए। इसका मतलब ये है कि ये चिट्ठी सिर्फ हमें नहीं बल्कि इनके पास भी आई है। इसका मतलब इनका भी हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में। पता नहीं और कितने लोगों को ये चिट्ठी रोमा डिकोस्टा ने भेजी है। तभी एलेक्स बोला, आइए मैं आप लोगों का कमरा दिखा देता हूँ। आज आप लोग आराम कीजिए, खाना मैं आप लोगों के कमरे में भिजवा दूंगा। तभी मेरी बीवी बोल पड़ी, अरे तो रोमा जी से मिलना ही नहीं हो पाया, जिनके लिए हम आए हैं वही दिखाई नहीं दे रही हैं। तभी एलेक्स ने अपनी भारी आवाज़ में बोला, मैम सो रही हैं, आप लोगों से कल मिलेंगी। हमने थोड़ा अजीब सा तो लगा, बट हमने बोला कि वो सो रही हैं, चलो हमें क्या है, कल मिल लेंगे, हमें तो पैसों से मतलब है। हम सब अपने कमरे में चले गए, खाना खाया और सो गए। ड्राइव करते करते थकावट हो गई थी तो नींद भी जल्दी आ गई। सुबह 6 बजे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने सोचा कि इतनी सुबह सुबह किसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो देखा एलेक्स खड़ा था और अपनी भारी आवाज़ में बोला कि फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। पहले तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि सुबह 6 बजे कौन बुलाता है। फिर सोचा कि हम मेहमान हैं यहाँ पे और गुस्सा करना शायद ठीक नहीं होगा। आधे घंटे बाद मैं और सुनीता नीचे उतरे। डाइनिंग टेबल पे जतिन और उसकी वाइफ पहले से ही बैठे थे, पर वहाँ मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। सारी खिड़कियाँ मोटे मोटे पर्दों से ढकी थी। सुबह 6:30 बजे का वक्त, ऐसा लग रहा था कि रात के 8 बजे हों। मैंने जतिन से पूछा कि भाई ये इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है, सूरज की रोशनी तो अंदर आने दो। तभी पीछे से एलेक्स की आवाज़ आती है, पर्दों को कभी हाथ मत लगाना और ना इन्हें कभी हटाने की कोशिश करना। मैंने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? एलेक्स ने बोला, जितना बोला जाए बस उतना ही करो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि एक नौकर ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी बीवी ने मुझे हाथ पकड़कर बैठा दिया और बोला कि यहाँ पे कोई तमाशा मत करो, वरना जिस काम के लिए आए हैं वो भी नहीं हो पाएगा। ये सुनकर मैं शांत हो गया। मेरी बीवी ने बोला कि रोमा मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ है वो? कल भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। एलेक्स ने बोला, मैडम किसी काम से बाहर गई हैं, वो शाम तक आएंगी। हमने सोचा कि हम इतनी दूर से आए हैं और ये है कि हमसे मिलना ही नहीं चाहती। खैर जो भी हो, हमने नाश्ता किया और बाहर घूमने निकल गए। आते आते हमें देर शाम हो गई थी। जैसे ही हम डिकोस्टा विला पहुंचे तो देखा कि रोमा मैडम लिविंग रूम में सोफे पे बैठी हैं और हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। वैसे तो वो 55-60 साल की हैं, पर कोई उन्हें देख के नहीं कह सकता कि उनकी उम्र इतनी है। किसी 28-30 साल की औरत जैसी लग रही थी। हमने बोला, हेलो रोमा जी, हमें आपकी चिट्ठी मिली थी, मेरा नाम अरुण और ये मेरी बीवी। रोमा जी ने मेरी बात काटते हुए बोला,
और ये तुम्हारी बीवी सुनीता है। मुझे सब पता है। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमने बोला नहीं नहीं, दिक्कत कैसी, पर हमें एक बात नहीं समझ में आई कि आप हमें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार क्यों बनाना चाहती हैं। ना हम आपको जानते हैं, ना ही आप पहचानते हैं, ना कोई रिश्तेदार है, फिर क्यों? रोमा डिकोस्टा ने हंसते हुए बोला, ये कहाँ लिखा है कि प्रॉपर्टी का हिस्सेदार को रिश्तेदार या जानने वाला ही हो सकता है? आपका मन, आप जिसको भी दे सकते हो। मैंने बोला कि हाँ वो तो ठीक है, पर फिर भी हम जानना चाहते थे और ये भी जानना चाहते हैं कि बाकी एक और फैमिली आई है, शायद वो भी आपको नहीं जानते। उन्होंने कहा, हाँ ये सच है कि हम एक दूसरे से पहले नहीं मिले, पर मैं तुम सबके बारे में अच्छे से जानती हूँ। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, काम किया, मेहनत की और ये प्रॉपर्टी बनाई। और तुम चारों लोगों को मैंने इसलिए चुना क्योंकि तुम चारों भी अनाथ हो। तुम लोगों के भी आगे पीछे कोई नहीं है। तुम चारों को पैसे की दिक्कत है और मैंने ये पहले से ही सोच लिया कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को दूंगी तो अपने जैसे किसी अनाथ को ही दूंगी, क्योंकि मेरे कोई बच्चे तो है नहीं, ना ही मैंने शादी की। तो ये प्रॉपर्टी किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी बीवी सुनीता ने बोला कि हाँ हाँ सही बात कही है आपने, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। रोमा डिकोस्टा ने बोला कि जाइए, खाना खाकर सो जाइए, कल मेरा वकील आएगा, फिर हम सारी फॉर्मेलिटीज कर लेंगे। हमने डिनर किया, फिर हम सब अपने अपने रूम में चले गए। देर रात 12 बजे मेरी बीवी को अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे जगाते हुए बोला कि सुनो, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है। मैंने नींद में बोला कि क्या है, कोई नहीं चिल्ला रहा, सो जाओ और सोने दो। उसने बोला उठो ना, देखो तो कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को। मैंने चिढ़ते हुए बोला, अरे यार सोने भी नहीं देती हो, रुको देखता हूँ। और मैं दरवाजे के पास जाने ही वाला था कि फिर से अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और इस बार आवाज मुझे भी साफ साफ सुनाई दी। मेरी बीवी ने बोला, अरे ये तो शायद वो जो दूसरे कपल आए हैं उसकी वाइफ शालू की चिल्लाने की आवाज है। मैंने बोला रुको देखता हूँ। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। ये आवाज शायद रोमा डिकोस्टा के रूम से आ रही थी, तो हम भी उसी तरफ बढ़ चले और वहां जाके जो हमने देखा शायद उसके लिए हम दोनों कभी तैयार ही नहीं थे। हमने देखा कि रोमा मैडम एक खतरनाक पिशाच की तरह लग रही थी। उनके सामने के 2 दांत किसी नोकीले खंजर की तरह बाहर निकले हुए थे, जैसे कोई वैम्पायर, और वो जतिन के गर्दन पे अपनी नोकीली दांत गड़ाकर सारा खून चूस रही थी। रोमा डिकोस्टा की शक्ल किसी भयानक डायन या कह लीजिए किसी पिशाच की तरह लग रही थी और वहाँ उसकी वाइफ शालू को एलेक्स ने दबोच रखा था। एलेक्स भी पिशाच है, उसके भी तो रोमा डिकोस्टा की जैसे 2 दांत बाहर है और उसने शालू को ऐसे पकड़ रखा है जैसे उसके पति के बाद उसका नंबर है। और देखते ही देखते एलेक्स ने अपनी दांत शालू के गर्दन पे धंसा दिया और पल भर में शालू ने भी दम तोड़ दिया। ये देखकर जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और हम सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी रोमा डिकोस्टा ने एलेक्स से बोला, अब सिर्फ 2 ही शिकार बाकी है, अरुण और सुनीता। उनके खून से अपनी प्यास बुझाने के बाद मेरी उम्र 1 साल और बढ़ जाएगी और मैं खूबसूरत और जवान दिखने लगूंगी। ये सुनकर हमारी हालत खराब हो गई और हम वहां से भागने ही वाले थे कि अचानक मेरे पास रखा फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों से लगकर टूट गया और आवाज सुन के रोमा और एलेक्स की निगाहें हम दोनों पे पड़ गईं। और ये देखकर मैंने सुनीता से बोला, भाग सुनीता, नहीं तो ये हमारा आखिरी दिन होगा। फिर क्या था,
हमने बेसुध होकर वहां से भागना शुरू किया और मन में बस ये था कि किसी तरह इस जगह से बाहर निकल जाए, पर शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था। मेन गेट तक पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कहां से एलेक्स आ गया और उसने मुझे गले से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें उखड़ने वाली थी। तभी मेरी बीवी ने पीछे से एलेक्स पर एक डंडे से हमला किया। एलेक्स का ध्यान अब मेरी ओर से हटकर सुनीता पे चला गया और वो उस पे हमला करने के लिए पीछे मुड़ा। मुझे तब तक अपनी सांसें इकट्ठा करने का थोड़ा समय मिल गया। मैंने देखा कि दीवार पर कुल्हाड़ी टंगी हुई है। फिर क्या था, मैंने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से एलेक्स के सर पर हमला किया। शायद मेरा हमला इतना जोरदार था कि 7-7.5 फुट का हट्टा कट्टा एलेक्स पल भर में जमीन पर गिर गया। मैंने सुनीता का हाथ पकड़ा और हम दोनों उस विला से बाहर निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोमा डिकोस्टा अपने कमरे की खिड़की से हमें देख रही थी और उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान सी थी। हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कुछ दूर जाके एक होटल में रात बिताई। सुबह होते ही हम पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे इंस्पेक्टर को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर ने तो पहले हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इंस्पेक्टर ने अपने 2 हवलदारों के साथ डिकोस्टा विला जाने का फैसला किया। डिकोस्टा विला पहुंचते ही हमने देखा कि विला तो किसी खंडर जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। हम अंदर गए तो अंदर का भी वही हाल, हर जगह मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी, सूखे पत्ते। इंस्पेक्टर ने कहा कि कहाँ है कोई लाश, यहाँ तो कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मैंने बोला, अरे सर, हम सच बोल रहे हैं, यहाँ रोमा डिकोस्टा और उसका सर्वेंट एलेक्स रहता है। इंस्पेक्टर ने बोला, क्या रोमा डिकोस्टा? जनाब, आप जिस रोमा जी की बात कर रहे हैं उनको मरे हुए 20 साल हो गए हैं। उन्हीं का बंगला था ये और उनके मरने के बाद ये बंगला वीरान हो गया है। कुछ लोग आए थे इसे खरीदने पर 2 दिन में ही भाग गए। उनका कहना था इसमें भूत प्रेत रहते हैं। बताइए, भूत वूत भी कभी होते हैं? हमने तो देखा नहीं अभी तक। मैंने बोला, इंस्पेक्टर, शुक्र मनाइए कि आपने देखा नहीं और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करिए कि कभी देखना भी ना पड़े, क्योंकि अगर आपने कभी उन्हें देख लिया तो फिर आप किसी और चीज़ को देखने के लायक नहीं रहेंगे। हम अपने घर को चल दिए, पर अभी भी उस खौफनाक रात का मंजर जब आंखों के सामने आता है तब हमें समझ आता है कि मौत के मुंह से निकलने का मतलब क्या होता है। पता नहीं रोमा का अगला शिकार कौन बनेगा, किसको वो चिट्ठी भेजेगी, कौन अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा।